हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार पीके सर केमिस्ट्री लेक्चर आप सभी का अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वीबीटी संयोजकता बंध सिद्धांत वैलेंस बैंड थ्योरी के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, अपन ने चैप्टर स्टार्ट कर रखा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उपसह संयोजी यौगिक, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं बड़ा ही यूजफुल और इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना। कौन सा आपके पास है? संयोजकता बंध सिद्धांत वीबीटी। और आप लोग जानते हैं लास्ट क्लास के अंदर हमने जो आपके पास समावयवता जो है, आइसोमेरिज्म जो है, उसका जो ऑप्टिकल जो टाइप था प्रकाशिक समावयवता, उसको हम और ज्यामिति को कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ उसके एक दो क्वेश्चंस को करते हुए हम अपने टॉपिक पे आएंगे दोस्तों जल्द ही। क्या है? वीबीटी संयोजकता बंध सिद्धांत वैलेंस बैंड थ्योरी। ओके, क्लियर है? आर यू रेडी? गुड। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास में देखिए दोस्तों, ये वो क्वेश्चंस हैं जो अभी नीट आईआईटी या जो बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग वे है, तो आप लोग भी साथ में देखिएगा। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर देते रहिएगा। आपके पास में है K3FeCN6 में Fe की ऑक्सीकरण अवस्था है। यहां ऑक्सीडेशन स्टेट आपसे पूछी गई है। यहां पर देखिएगा दोस्तों, कौन सी इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है ये आपको टिक करना है। बड़ा ही आसान है क्योंकि आप जानते हैं। देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू, ये लीजिए बाबूलाल, याद है दोस्तों आपको, ब्रैकेट पर चार्ज माइनस लिगेंड पर चार्ज। आपकी ट्रिक आपके पास में है। अब ब्रैकेट का चार्ज निकालते हैं दोस्तों। तो देखिए ब्रैकेट का चार्ज कैसे, ये देखिएगा यहां पर ये ब्रैकेट लिखा अपन ने, और आप जानते हैं दोस्तों इस ब्रैकेट के इधर जितना होगा, यानी कि इधर आपको पता है +3 है। क्यों? क्योंकि एक के पर कितना होता है दोस्तों? 1 प्लस, तो 3 पे हो गए +3। +3 का उल्टा यहां करना होता है, ये भी आपको ट्रिक में सिखाया हुआ है। तो दोस्तों ये हो गया आपके पास में -3। कितना हो गया? -3। तो दोस्तों यहां देखिएगा हम लिखेंगे ब्रैकेट पर चार्ज है -3 माइनस लिगेंड पर जो आपका चार्ज है वो कितना है? लिगेंड है आपके पास में, देखिए CN, एक CN पर होता है दोस्तों कितना? -1, तो 6 CN पे हो जाएगा -6, तो ये हो गया -6। तो दोस्तों आपके पास में हो गया, देखिए कितना हो गया टोटल? -3 + 6, यानी कि आपके पास में आ रहा है +3। कितना आ रहा है दोस्तों? +3 आपके पास में देखिएगा ऑप्शन में आपके पास में आया +3। क्लियर है? अब यहां पर तो आपका जो ऑप्शन है +3 वाला, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, यहां Fe की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो +3 है। तो दोस्तों ये ऑप्शन अपन देख लेंगे, यानी कि अपने को पता लग गया इस क्वेश्चन में Fe जो है वो +3 स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। तो ये अपना ऑप्शन जो है बी राइट होगा। क्लियर है? वेरी गुड। कमेंट सेक्शन में सभी ने आंसर दिया, बहुत बढ़िया। 99% स्टूडेंट्स के आंसर सही थे। देखिएगा कुछ 1-8% स्टूडेंट्स ये 2 या फिर इसमें फर्स्ट ऑप्शन कह रहे थे, ये थोड़ा सा बस आप लोगों को आता है, डेफिनेटली आप लोग बहुत सही कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा जल्दबाजी जो आप कर रहे हैं उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखें। अपन कई बार क्या करते हैं, थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस में आके उन चीजों को गलत कर देते हैं। बाकी बहुत ही क्वेश्चंस आसान था। अब देखिए EDTA जो आपके पास, आप जानते हैं -4 इस पर चार्ज है दोस्तों। अगर -4 EDTA पे है तो हेक्साडेंटेंट, यानी कि हेक्सादंतुक, षटदंतुक लिगेंड है, जिसमें दाता परमाणु की संख्या 6 होती है दोस्तों। अगर ये -3 आवेश के साथ में होता तो आप जानते हैं दोस्तों यहां पर 5, इसके अंदर अपने पास में समन्वय संख्या जो होती 5, क्योंकि यहां पर 5 दाता परमाणु उपस्थित होते। लेकिन आपको अच्छे से क्लियर किया हुआ है, लास्ट वीडियो में आप लोग देख लेना, जो आपके पास में लिगेंड के बारे में जब लिगेंड के टाइप पढ़ाए थे, उस वीडियो को आप आज भी जाके अच्छे से देख सकते हैं। उसमें पूरा क्लियर किया हुआ है कि EDTA यदि -4 के साथ आपके पास में प्रेजेंट है दोस्तों, तो अपन वहां कहेंगे कि समन्वय वो आपके पास हेक्साडेंटेंट, यानी कि ये आपका हेक्सादंतुक लिगेंड है। कौन सा है? हेक्सादंतुक। क्लियर हो गया? अब हेक्सादंतुक में दाता परमाणु कितने होते हैं? हेक्साडेंटेंट है, हेक्सादंतुक लिगेंड है, जिसमें दोस्तों आप जानते हैं दाता परमाणुओं की संख्या जो है आपके पास में वो होते हैं 6। अगर 6 दाता परमाणु है, वहां पर 6 परमाणु हैं। क्लियर? तो 6 दाता परमाणु हैं, तो यानी समन्वय संख्या जो है कितना होगा? 6 होगा। ये ऑप्शन सी आपके पास में समन्वय संख्या आपसे पूछी गई थी, बिल्कुल सही जवाब है आपका दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में PTNS3 की होल ट्वाइस Cl2 के ज्यामितीय समावयव की संख्या आपको बतानी है दोस्तों। ज्यामितीय समावयव आप जानते हैं दोस्तों, देखिएगा कौन सा प्रकार है आपका ये, देखिए जो अपन पढ़ चुके हैं, ये आपके पास में हो गया M। क्लियर है? ये है A और कितने हैं? 2, Ma2, और ये लिगेंड है B, तो आपके पास हो गया Ma2B2 टाइप है। कौन सा टाइप है? Ma2B2 टाइप है दोस्तों। क्लियर? अब देखिए दोस्तों, इसमें Ma2B2 टाइप की बात करें यहां पर, तो ये आप देख चुके हैं, इसको आपके पास में Ma2B2 टाइप है। क्लियर? तो ये अपने पास में टाइप अपने को पता लग गया। अब इसके ज्यामितीय समावयव की बात करें तो देखिएगा
कैसे बनाएंगे? आप जानते हैं कि आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना आ रहा है? 4। और जब 4 आता है तो आपके पास ज्यामितीय समावयवता के अंदर आप जानते हैं स्क्वायर प्लेनर वर्ग समतलीय आकृति होती है। कैसी आकृति होती है दोस्तों? वर्ग समतलीय, स्क्वायर प्लेनर, ये ज्योमेट्री होगी। क्लियर है? अब देखिए वर्ग समतलीय यदि आकृति आपके पास में है दोस्तों, तो ये लीजिएगा, ये आपके पास में है। क्लियर? देखिएगा यहां पर मैं बात करूं आपके पास में, तो ये अपन इस तरह से, ठीक है? ओके दोस्तों, तो देखिएगा बीच में आपके पास में कौन प्रेजेंट है, ये यहां पे मेंशन कर दीजिए आप। आपके पास में है दोस्तों पीटी, प्लेटिनम, ये लीजिए प्लेटिनम, लगा दिया प्लेटिनम। अब यहां पर दो NH3, एक NH3 इस साइड में है, एक NH3 अपन ने यहां लगा दिया, Cl यहां लगा दिया, दूसरा Cl यहां लगा दिया। समान समूह एक तरफ है, यानी कि ये रूप जो आपको नजर आ रहा है दोस्तों, ये आपका हो गया सिस। कौन सा हो गया भाई? सिस। ये समपक्ष हो गया। कौन सा हो गया? समपक्ष, सिस हो गया दोस्तों। ये देखिएगा, ये MA2B2 टाइप था अपने पास में, तो इस टाइप के अंदर दोस्तों यहां पर अपन बात कर रहे हैं। क्लियर है ना आपको? ओके, तो देखिएगा यहां पर सेकंड इसका अपन बनाना चाहें दोस्तों तो किस तरह से बना सकते हैं? देखिएगा ये लीजिएगा, इसका सेकंड भी बहुत ही आसान है। वर्ग समतलीय यहां पर अपन ने आकृति इसमें बना दी है। ओके, अब देखिए दोस्तों यहां क्या करेंगे अपन? यहां पे ये प्रेजेंट है आपके पास प्लेटिनम, ये लीजिए। अब मैंने NH3 एक यहां लिखा, एक NH3 मैंने इधर क्रॉस पे, Cl और Cl, ये क्रॉस पे लिख दिया। तो ये क्रॉस पे लिखने से कौन सा प्रकार हो गया अपने पास में? ट्रांस हो गया। ये हो गया विपक्ष और ये था समपक्ष। तो दोस्तों इस तरह से आपके पास में इसके MA2B2 टाइप से आपके पास में था। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था, यानी दो रूप बनेंगे आपका सिस और ट्रांस, समपक्ष और विपक्ष। तो ये लीजिए आपका आंसर होगा सेकंड बी, कि दो इसके समावी ज्यामितीय समावी संभव है, सिस और ट्रांस। क्लियर हो गया? गुड। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रकाशिक समावयवता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन था, यहां आपसे ऑप्टिकल, ये देखिए दोस्तों आपसे पूछा गया है ऑप्टिकल आइसोमर कौन सा है। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये रिप्रेजेंट करेगा, ये आपसे पूछा गया है कि कौन सा इनमें से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को रिप्रेजेंट करेगा। ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं दोस्तों, 1 2 3 ABCD के रूप में आपके पास में 4 ऑप्शन है। ये ज्योमेट्रिकल का था, ये आपके पास ऑप्टिकल से है। तो देखिएगा दोस्तों यहां पर मैं बात करूं कि इनमें से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात की जा रही है। ओके, तो देखिएगा यहां पर CN6 अगर इसका ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि ये आपके पास अष्टफलकीय होगा, 6 समन्वय संख्या है, लेकिन इसका जब दर्पण में देखेंगे तो सेम एज इट इज दिखाई देगा, क्योंकि सारे लिगेंड यहां पर सेम है, तो दर्पण में तो ये बनेगा नहीं। सेम कंडीशंस यहां की होगी, वर्ग समतलीय आकृति लेके चलें, लेकिन वो चीज आ जाएगी आपके पास में। क्लियर हो गया? अब मैं यहां पे बात करूं दोस्तों, देखिएगा 4th ऑप्शन में यहां भी आपके पास में क्या यही सिचुएशंस बनने वाली है। सेम NH3 है दोस्तों, ये मिस प्रिंट हो गया, कोई बात नहीं। और COEN की होल ट्वाइस Cl2, देखिएगा दोस्तों ये जो आपके पास में है ये आपका प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेगा। आंसर होगा आपका C। किस तरह से होगा ये लीजिए, देखो इसको किस तरह से अपन एक्सप्लेन करेंगे, ये लीजिएगा दोस्तों, ये आपके पास में है CO, EN की होल ट्वाइस, दैट मींस एक EN 2 उपसहसंयोजी बंध बनाता है, तो 2 EN कितने बनाएगा? 4। और Cl2 दोस्तों, Cl2 आपके पास में है तो 4 और 2 6, यानी कि इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर जो है दोस्तों वो आपको पता लग गया कितना है? 6 है। कितना है? 6। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6 है यहां पे, तो आकृति आपको पता चल गई कैसी होगी? अष्टफलकीय, ऑक्टाहेड्रल होगी। ये भी आपको पता है कि अष्टफलकीय, ऑक्टाहेड्रल यहां ज्योमेट्री। तो देखिएगा दोस्तों क्या करें, यहां पे इस आकृति को बनाते हैं अष्टफलकीय को। ये लीजिए, बहुत ही आसान है आप लोगों के लिए। ये अपन ने बना दिया ऑक्टाहेड्रल, 1 2 3 4 और 5, और ये लीजिए 6। आपको पता है दोस्तों 6 यहां पर दाता परमाणु उपस्थित है, तो 6 उपसहसंयोजी बंध बनने वाले थे, ये 6 आपने बना दिए। इसमें भी ये लीजिए, आपको पता है ऑप्टिकल है, प्रकाशिक समावयवता है, तो क्या है यहां पर? दर्पण, दर्पण भी लगाना है, तो दर्पण में इस तरह से दिखाई देगा। तो दोस्तों देखिए ये दर्पण लगा दिया बीच में अपन ने, ये लीजिए, ये आपके पास में हो गया दर्पण। क्लियर है? गुड। अब देखिए ये दर्पण भी आपके पास में आ गया दोस्तों। ओके, अब देखिए इन सभी को अपन यहां पे किस तरह से अरेंज इनको फिट करते हैं। यहां पे CO बीच में है, CO, ये लीजिए CO, कोबाल्ट। क्लियर हो गया? गुड। अब क्या है दोस्तों, अब अपने पास है EN, तो देखिए एक EN इन दोनों के बीच में लगा दिया अपन ने, EN, ये 1 और 2 से जुड़ेगा। क्लियर हो गया? दूसरा EN मैंने यहां लगा दिया दोस्तों, देखिए इन दोनों के बीच में EN। क्लियर हो गया ये आपका? ओके दोस्तों, और देखिए ये जो है दोस्तों ये आपके पास में है, ये लीजिए। क्लियर? यहां पे अपन ने Cl और ये लीजिए Cl।
क्लियर है आपका। तो देखिएगा ये जो है आपके पास में, और ये ब्रैकेट बंद है तो इसको ब्रैकेट में इस तरह से अपन ने बंद कर दिया। तो ये दोनों EN एक साइड में है, दोनों Cl एक साइड है। ये आपका सिस है, इसका जो सिस है वो बनाएगा ये ऑप्टिकल जो आपका प्रकाशिक समावता है वो केवल इसका सिस रूप देगा। अगर आप इसका ट्रांस बनाते दोस्तों, एक EN इधर एक EN इधर, ऊपर नीचे Cl, तो वो नहीं देता। आपको पता है, आप लोग जानते हैं, बिकॉज क्या प्रेजेंट है। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा, क्या प्रेजेंट है, क्यों नहीं बनाता इसका ट्रांस। वेरी गुड, बिल्कुल एक्सीलेंट आंसर आपका, क्योंकि उसमें सिमेट्री प्रेजेंट है, वहां पर अपन कह सकते हैं उसके अंदर सममिति तल प्रेजेंट है, इस कारण से वो नहीं बनाएगा। ओके, अब देखिए ये EN आपको इसमें कहां दिखाई देगा, ये वाला EN आपको इस साइड में दिखाई देगा, ये लीजिए, क्लियर हो गया। और ये वाला EN आपको इस साइड में दिखाई देगा। ओके दोस्तों, ये लो, ठीक है। और अपने पास में जो आपके क्या थे, 2 Cl हैं, वो आपको इधर दिखाई देंगे, एक Cl ये रहा, और ये लीजिए ब्रैकेट अपन ने लगा दिया। क्लियर हो गया दोस्तों। तो इस तरह से ये भी सिस रूप है दोस्तों, ध्यान रखना, ये भी सिस है आपका और ये भी आपका सिस रूप है, दोनों समपक्ष है, क्योंकि इसमें भी दोनों EN एक तरफ है, दोनों Cl एक साइड है। तो आपका प्रकाशिक समावता कौन सा दर्शाएगा, यदि ऑप्शन आपसे पूछा जा रहा है तो आपका राइट आंसर होगा आपके पास C। क्लियर हो गया, वेरी गुड, गुड। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है संकुल यौगिक K3 आपके पास में है FeC2O4 ऑक्सिलेटो। आप जानते हैं दोस्तों ये ऑक्सिलेटो लिगेंड है C2O4, जिसमें आपको पता है 2 दाता परमाणु उपस्थित होते हैं। बाइडेंटेंट द्विदंतुक लिगेंड है जिस पर -2 चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है दोस्तों, -2। ये आपको नजर आ रहा है, यहां पर -2 चार्ज होता है। क्लियर है। अब देखिएगा यहां पे मैं बात करूं आपसे कि ये ऑक्सिलेटो है, होल थ्राइस में आपको दिया हुआ है दोस्तों। तो आपसे यहां पर केंद्रीय धातु परमाणु सेंट्रल मेटल जो है ये Fe, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण संख्या आपसे यहां पे पूछी गई है। साथ ही उप सहसंयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में आपसे पूछा गया है। ध्यान रखना, ये आपसे यहां पर OS के बारे में पूछा गया है, यहां पर आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में पूछा गया है। दोनों चीजें आपसे पूछी गई दोस्तों, एक तो कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है, एक इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा ये बताना है। किसके लिए, सेंट्रल मेटल के लिए, CM के लिए आपसे पूछा गया है। क्लियर, ओके। ये आपको कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, संकुल यौगिक मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपको दिया हुआ है। ओके, तो देखिए दोस्तों यहां पर क्या करने वाले हैं, सिंपल सा ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू आपका सिंपल सी आपके पास ट्रिक है बाबूलाल। ब्रैकेट पर चार्ज कितना नजर आ रहा है दोस्तों, ब्रैकेट पर यदि दोस्तों आपको चार्ज निकालना है तो ट्रिक आपको दी हुई है इसका उल्टा अपोजिट चार्ज। तो यहां से अपोजिट करेंगे, +3 नजर आ रहा है मुझे, क्यों, क्योंकि 1 K पर +1 तो 3 K पर +3, 3 का उल्टा यहां पर ब्रैकेट पर -3 चार्ज। ओके, तो -3 माइनस लिगेंड पर कितना चार्ज है दोस्तों, ध्यान रखना, एक C2O4, देखिए C2O4 वो रहा आपके पास C2OOOO4, -2 चार्ज है, तो 3 पर कितना हो गया, -6 हो गया दोस्तों। तो यानी कि -3 + 6 आपका हो गया दोस्तों +3। क्लियर है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है यहाँ Fe की वो +3 है, ये अपने पास आंसर आ चुका है। Fe यहाँ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। क्लियर हो गया पहला आंसर। अब देखिए सेकंड आपसे पूछा गया दोस्तों क्या, कि इसका समन्वय संख्या कितनी होगी। दूसरा आपसे ये पूछा गया कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। आप जानते हैं ये आपके पास में द्विदंतुक लिगेंड है, बाइडेंटेंट है भाई, द्विदंतुक लिगेंड, बाइडेंटेंट। क्लियर, द्विदंतुक लिगेंड है जिसमें दाता परमाणु कितने होते हैं भाई, 2 दाता परमाणु होते हैं। 2 यहां पर दाता परमाणु उपस्थित है, यानी कि एक C2O4 2 उपसहसंयोजी बंध बनाएगा दोस्तों। तो आपके पास 3 कितने बनाएंगे, 6। दैट मीन्स यहां है आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 6। ये आपके दोनों आंसर कंप्लीट हो गए। क्लियर है, वेरी गुड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में सिस समपक्ष के दोनों प्रतिबिंब रूप बनाने, सिस के बनाने दोस्तों। ये क्वेश्चन सिमिलरली इसी की तरह, ये क्वेश्चन का आंसर देखिए अपन अभी कर चुके हैं। सिमिलरली यही क्वेश्चन था, इसी का सिस, ये का यही आपके पास COEN की होल ट्वाइस Cl2। क्लियर है, सिस था, सिस का क्योंकि ट्रांस तो बनाएगा नहीं, सिमेट्री प्रेजेंट है। और COEN आपके पास में ये थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट है दोस्तों, कोई बात नहीं। O यहाँ CO जो है O यहाँ स्मॉल में है। क्लियर, ये O जो है दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं, ये स्मॉल है, यहाँ पे ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, ये स्मॉल आना चाहिए कोबाल्ट। क्लियर है, तो ये आपके पास में देखिए किस तरह से इसके दोनों से आप बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। ये लीजिएगा, ये आपके पास में ये 1 2 3 और दोस्तों ये लीजिए 4 5 और ये है 6, ये इसका सिस रूप है दोस्तों। ठीक है, क्लियर हो गया। कौन सा रूप है इसका, सिस, समपक्ष है। ध्यान रखना समपक्ष क्यों है, मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूं दोस्तों, ये लीजिए, क्योंकि इसके अंदर यहां पर EN जो है
दोनों एक साइड लगाएंगे हम, और जो आपके दो Cl हैं वो अपन एक साइड, और बीच में आपके पास में क्या प्रेजेंट है उसको अपने एज इट इज CO था, तो ये लीजिए कोबाल्ट। तो देखिए दोस्तों, इन दोनों से एक En अपन ने ऐड कर दिया, क्लियर, और एक En दो दाता परमाणु से जुड़ा होगा क्योंकि बाइडेंटेंट है। दूसरा En ये रहा आपका, ये भी दो से जुड़ गया है En, क्लियर है। और आपके पास जो दोनों Cl हैं दोस्तों आपके, ये लीजिए एक Cl, ये लीजिए दूसरा Cl आपका, और इस तरह से अपने पास में ये बन गया क्या आपके पास में देखिएगा, ये आपका सिस बन चुका है। अगर मैं ट्रांस बना देता दोस्तों, एक En इस साइड में दोनों से, एक En इससे, Cl ऊपर नीचे, यानी क्रॉस पे बना देता इनको, अपोजिट यानी इस तरह से क्रॉस पे बना देते अपन, तो ये प्रकाशिक या प्रतिबिंब समावी जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यहां पर प्रतिबिंब जो समावी मिरर आइसोमर जो है ये नहीं बना पाता, क्योंकि उसमें सिमेट्री सममिति तल प्रेजेंट होता। तो इसका जो सिस है, जो यहां सिस रूप है, समपक्ष है, वो ही केवल बना सकता है। ये लगा दीजिए मिरर बीच में, तो अपन ने ये दोस्तों मिरर लगाया, ये लीजिए। और मिरर में किस तरह से दिखाई देगा, दर्पण अपन लगा चुके हैं। सिमिलरली क्वेश्चन है जो अपन ने ऑप्शन है, उसी वाला जो ऑप्शन जो थर्ड किया था उसी से है ये। तो देखिएगा दोस्तों कैसा नजर आएगा आपको, ये लीजिएगा, इसमें इस तरह से आपको ये नजर आ जाएगा, ये 1 2 3 और ये लीजिए 4 5 और ये आपके पास में है 6। ओके, क्लियर हो गया। तो देखिए दोस्तों, ये जो En है आपको ये यहां नजर आने वाला है। ओके, तो ये En यहां पर नजर आएगा। ओके, दूसरा En फिर से आपको इस साइड नजर आएगा, मिरर में, दर्पण में इस साइड नजर आएगा, और Cl आपको यहां नजर आएगा। क्लियर हो गया। और ये आपके पास जो ब्रैकेट लगा हुआ है, एज इट इज अपन ब्रैकेट को यहां लगा देंगे। क्लियर है। तो ये भी आपका कौन सा रूप है, सिस रूप है दोस्तों, समपक्ष है, क्योंकि दोनों En एक साइड है, दोनों Cl एक साइड है। अगर समान समूह एक तरफ उपस्थित होते हैं तो आपका सिस, और यदि वो अलग अलग क्रॉस पे स्थित होते हैं तो कौन सा होता है, विपक्ष। लेकिन विपक्ष तो देगा ही नहीं दोस्तों, ये भी आप जानते हैं विपक्ष क्यों नहीं देगा यहां पर, क्योंकि विपक्ष जो रूप है दोस्तों आपका, ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि विपक्ष में सिमेट्री तल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, सममिति तल प्रेजेंट होता है, इसलिए नहीं बना पाएगा। ओके, क्लियर हो गया, गुड। अब दोस्तों अपन अपने टॉपिक की ओर आते हैं, जो आज का अपना टॉपिक था वीबीटी, संयोजकता बंध सिद्धांत। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिएगा, संयोजकता बंध सिद्धांत क्या काम आता है दोस्तों, किस तरह से ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, बोर्ड एग्जाम में भी यहां से क्वेश्चन आता है, और क्या क्वेश्चन किस तरह से आएगा वो अपन डायरेक्टली यहां पे डिस्कस करेंगे। अभी संयोजकता बंध सिद्धांत वीबीटी, देखिएगा यह सिद्धांत सबसे अहम जो इसका बिंदु है ये है कि यह सिद्धांत संकुल यौगिकों में क्या काम करेगा, इसकी क्यों जरूरत पड़ी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो यह सिद्धांत संकुल यौगिकों में, ये कोई बात नहीं दोस्तों, जो चला गया है वो अभी आ जाएगा आपके पास में, थोड़ा सा टेक्निकली प्रॉब्लम है। तो संकुल यौगिकों में, क्लियर, यह सिद्धांत संकुल यौगिकों में चुंबकीय गुण, ध्यान रखना, चुंबकीय गुण तथा, क्लियर है, चुंबकीय गुण तथा किसके बारे में बताएगा दोस्तों, एक तो चुंबकीय गुणों की व्याख्या करेगा, क्लियर है, एक तो चुंबकीय गुणों के बारे में अपने को बताएगा, दूसरा ज्यामिति तथा ज्यामिति, क्लियर, ज्यामिति यानी आकृति। ओके, तो दोस्तों दूसरा अपने पास में है यहां पर आकृति, क्लियर, तथा ज्यामिति यानी आकृति के बारे में बताता है। ठीक है, संकुल यौगिकों की ज्यामिति या आकृति के बारे में बताता है। सबसे मेन अपना जो पॉइंट है कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, कि यह सिद्धांत जो है, वीबीटी जो सिद्धांत है, यह सिद्धांत संकुल यौगिकों में चुंबकीय गुण तथा ज्यामिति यानी उनकी आकृति के बारे में बताता है। दोस्तों ये सबसे मेन पॉइंट है इसका, ये आपको ध्यान में रखना है कि इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ज्यामिति यानी आकृति के बारे में बताएगा और दूसरा चुंबकीय गुणों की व्याख्या करता है। क्लियर हो गया। अब देखिए किस प्रकार से इसके लिए क्या क्या है बताता है, यहां पर बताता है। ओके, अब देखिए दोस्तों फर्स्ट पॉइंट क्या क्या इसके लिए मेन बिंदु क्या क्या होंगे, इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं, इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित है, मुख्य बिंदु निम्नलिखित है। क्लियर, मुख्य बिंदु क्या है भाई, निम्नलिखित है। ओके दोस्तों, कौन कौन से मुख्य बिंदु हो सकते हैं आपके पास में, नंबर 1 लीजिएगा, फर्स्ट नंबर पे देखिएगा, सबसे फर्स्ट जो इसका पॉइंट है ये क्या है आप ध्यान में रखेंगे, सर्वप्रथम
केंद्रीय धातु परमाणु। दोस्तों आप जानते हैं जो सेंट्रल मेटल होता है उस पर पॉजिटिव, आपने अभी तक बहुत सारे एग्जांपल्स किए हैं दोस्तों। आपने जो नोमेनक्लेचर है वहां भी आपने लगभग 40 के आसपास क्वेश्चंस किए नोमेनक्लेचर के, और 10 क्वेश्चंस अपन बोर्ड पे भी डिस्कस कर चुके हैं। दैट मींस अपन कह सकते हैं 50 क्वेश्चन अपन कर चुके हैं नोमेनक्लेचर पे, जो आप लास्ट वीडियो अगर आप देखेंगे तो उन सब में तो 50 क्वेश्चन में हमने सेंट्रल मेटल की ऑक्सीकरण अवस्था, वहां ऑक्सीडेशन नंबर निकाला है, जिसको बाबूलाल जो फॉर्मूला ट्रिक थी और बाबूलाल वाली ट्रिक में पहले भी कर चुके हैं, सब में ऑक्सीडेशन स्टेट वहां प्लस में आ रहा था। तो ये जो प्लस में आ रहा है यानी सर्वप्रथम जो केंद्रीय धातु परमाणु जो होता है वो अपनी ऑक्सीकरण अवस्था के अनुरूप, मतलब वो +3 आने वाला है, 2 आने वाला, क्या है उसके अनुरूप इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तभी प्लस आता है उस पर। त्याग कर क्या बनाता है? धनायन बनाता है। ओके दोस्तों, क्यों बनाता है? क्योंकि जैसे ही वो धनायन बनाएगा, जो अपना लिगेंड होता है जिस पर या तो नेगेटिव स्पीसीज होती है लिगेंड, आपको जानते हैं, और या फिर उस पर लोन पेयर प्रेजेंट होता है। लिगेंड के बारे में बताया हुआ है आपको, तो लिगेंड पर या तो नेगेटिव या फिर लोन पेयर, तो वो अपना लोन पेयर किसको डोनेट करेगा? उस पॉजिटिव को, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। आपको पता है अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं, तो वो वहां से लिगेंड का लोन पेयर वहां पर आ जाएगा और उससे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यानी कि वहां पर उपसहसंयोजी बंध बना लेगा। क्लियर हो गया? तो देखिए दोस्तों, सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है वो अपन क्या कहेंगे यहां पर, लीजिएगा, सबसे फर्स्ट पॉइंट अपना ये रहेगा कि सर्वप्रथम क्लियर, सर्वप्रथम केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, क्लियर है, अपनी ऑक्सीकरण अवस्था के अनुरूप सर्वप्रथम केंद्रीय धातु परमाणु अपनी ऑक्सीकरण अवस्था के अनुरूप इलेक्ट्रॉन त्याग कर, ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है। क्या बनाएगा वहां पर? धनायन, कैटायन बना लेता है। ठीक है, अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग क्या करता है वहां पर? इलेक्ट्रॉन वहां पर लिबरेट, वहां से इलेक्ट्रॉन त्यागता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बना लेता है वहां पर? धनायन बना लेता है। क्लियर हो गया? फर्स्ट पॉइंट कि सर्वप्रथम केंद्रीय धातु परमाणु अपनी ऑक्सीकरण अवस्था के अनुरूप इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है। ओके दोस्तों, सेकंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। देखिए मुख्य बिंदु क्या रहेगा, सेकंड जो है इसके लिए, ये अपना जो मुख्य बिंदु अपन पढ़ रहे हैं जिनमें फर्स्ट हो गया सेकंड पॉइंट। ठीक है दोस्तों, सेकंड देखिए क्या रहेगा। सेकंड पॉइंट पे अपन कहेंगे इसने धनायन तो बना लिया दोस्तों, अब ये जो धनायन आपके पास में बन गया, इसको जो आपका लिगेंड है वो लोन पेयर दान करके इसके साथ में क्या बना लेगा? उपसहसंयोजी बंध। तो पहले ये क्या करेगा? उसको सर्वप्रथम क्या करेगा, यानी कि केंद्रीय धातु परमाणु जो है वो लिगेंड को रिक्त डी कक्षक उपलब्ध करवाएगा, जिससे वो क्या कर सके? उससे बंध बना सके, क्योंकि खाली कक्षक होंगे तभी वो बंध बना पाएगा, वैकेंट ऑर्बिटल वहां पे उपलब्ध करवाएगा। ओके, तो यहां लिखेंगे कि दैट मीन्स आप लिखेंगे केंद्रीय धातु परमाणु। सेकेंड स्टेप क्या होगा? केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु आयन या परमाणु दोस्तों लिगेंड को रिक्त कक्षक उपलब्ध करवाता है, रिक्त कक्षक उपलब्ध करवाता है। ठीक है दोस्तों, रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता है। ओके, लिगेंड को रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता है। ओके, अब रिक्त कक्षक उपलब्ध कराएगा, ये कितने होंगे? कितने रिक्त कक्षक होंगे? ध्यान रखना, जितनी केंद्रीय धातु परमाणु की कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, जितनी उसकी उपसहसंयोजन संख्या होगी, जितनी उसकी समन्वय संख्या होगी, उसके बराबर होंगे। ओके, तो दोस्तों लिखेंगे ये रिक्त कक्षक केंद्रीय धातु परमाणु क्लियर है? ओके, ये रिक्त कक्षक केंद्रीय धातु परमाणु की उपसह संयोजन, ओके दोस्तों, उपसह संयोजन, या इसी को हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या
के बराबर होते हैं। जितने समन्वय संख्या है उसी के क्या होंगे, बराबर होते हैं। क्लियर, इक्वल होंगे। ठीक है दोस्तों, गुड, ओके। अब देखिए सबसे पहला काम क्या किया इसने, सर्वप्रथम केंद्रीय धातु परमाणु आयन जो है अपनी ऑक्सीकरण अवस्था के अनुरूप इलेक्ट्रॉन, वहां से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बना लिया। सेकंड में केंद्रीय धातु आयन जो है या जो परमाणु है वो क्या करेगा, लिगेंड को रिक्त डी कक्षक यानी रिक्त कक्षक वहां पर उपलब्ध कराता है। ये रिक्त कक्षक केंद्रीय धातु परमाणु की उपसहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या के क्या होते हैं दोस्तों, बराबर होते हैं। क्लियर हो गया, उसके बराबर हो जाएंगे। गुड। अब देखिए थर्ड में क्या होगा, तीसरा जो पॉइंट है अहम, जो यहां पर तीसरा जो यहां पर मेन पॉइंट रहेगा दोस्तों, वो देखिए क्या है अपने पास में। थर्ड पॉइंट की मैं बात करूं यहां पर, तो ये लीजिए दोस्तों, आपके पास में थर्ड पॉइंट है, इसी से रिलेटेड है। ये लीजिए थर्ड जो पॉइंट अपना, ये आपके पास में। क्लियर, तो देखिए दोस्तों थर्ड पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। क्या होगा तीसरे स्टेप में, क्या होगा देखिए, सबसे पहले उसने अपना धनायन बना लिया, फिर रिक्त कक्षक भी उपलब्ध करवा लिया भाई कि अब ठीक है। तो उस रिक्त कक्षक जो इसने उपलब्ध करवाया उसमें लिगेंड क्या करेगा दोस्तों, अपना लोन पेयर क्या करेगा, उस रिक्त कक्षक में दान करेगा और उसके साथ क्या बना लेगा, उपसहसंयोजी बंध बना लेगा। क्लियर है, तो देखिएगा यहां हम लिखेंगे रिक्त कक्षक, रिक्त कक्षक कक्षक संकरण द्वारा संकृत कक्षकों का निर्माण करते हैं। संकरण द्वारा, एक बच्चे ने कमेंट सेक्शन में पूछा था लास्ट वीडियो में कि सर संकरण कैसे निकाला जाता है, तो देखिए अब इसी में हम समझाएंगे आपको कि किस तरह से संकरण निकालते हैं। तो संकरण द्वारा, उसको भी एक ट्रिक से बताएंगे आपको। संकरण द्वारा संकृत कक्षकों का निर्माण, संकृत कक्षकों का निर्माण करते, जिनमें दोस्तों क्या होगा देखिएगा, जिनमें, ठीक है, थर्ड पॉइंट के बारे में दोस्तों अपन बात कर रहे हैं, जिनमें लिगेंड अपना लोन पेयर एलपी दान कर केंद्रीय धातु परमाणु, ओके दोस्तों, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ, ठीक है, आयन, ओके, आयन के साथ उपसहसंयोजी बंध बनाता है। क्लियर, उपसहसंयोजी बंध बनाता है। क्लियर हो गया दोस्तों। इस प्रकार हम कह सकते हैं, इसी पॉइंट में आगे, इस प्रकार लिगेंड व संकृत कक्षक मिलकर क्या बनाएंगे, संकृत कक्षक मिलकर संकुल अणु यौगिक या आयन का निर्माण कर, आयन का निर्माण कर इसे एक निश्चित ज्यामिति प्रदान करते हैं। ओके, निर्माण कर इसे निश्चित ज्यामिति। ओके दोस्तों, इसको क्या करेंगे, पर्टिकुलर यहां पे शेप दे देंगे, यहां पे निश्चित ज्यामिति प्रदान करते हैं। ये ज्यामिति कैसे होती है इनके बारे में हम बात करेंगे। निश्चित ज्यामिति प्रदान करते हैं, ठीक है दोस्तों, निश्चित ज्यामिति प्रदान करते हैं। ओके, तो देखिएगा एक बार पॉइंट को समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। क्या कि संयोजकता बंध सिद्धांत, यह सिद्धांत संकुल यौगिकों में चुंबकीय गुण तथा ज्यामिति आकृति के बारे में बताता है। इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। पहला बिंदु जो आपके पास में है ये है, सर्वप्रथम केंद्रीय धातु परमाणु या आयन अपनी ऑक्सीकरण अवस्था के अनुरूप इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है। उस धनायन, फिर अपन कह रहे केंद्रीय धातु आयन जो आपके पास बन गया, परमाणु जो है, लिगेंड को रिक्त कक्षक उपलब्ध करवाता है। ये रिक्त कक्षक केंद्रीय धातु परमाणु की उपसहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं।
फिर अपन ने लिखा ये जो वैकेंट कक्षक, जो आपके पास रिक्त कक्षक है, संकरण द्वारा संकृत कक्षकों का निर्माण करते हैं जिनमें लिगेंड अपना लोन पेयर इनको दान करके क्या करेगा, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ उपसहसंयोजी बंध का निर्माण कर लेता है। इस प्रकार लिगेंड और संकृत कक्षक मिलकर एक संकुल आयन यौगिक का निर्माण करते हैं और उसको एक निश्चित ज्यामिति प्रदान करते हैं। ओके दोस्तों, ये ज्यामिति कैसे हो सकती है देखिएगा, इसके लिए मैं आपको बता दूं यहां पे, जैसे दोस्तों सबसे पहले अगर मान लीजिए आपके पास में मैं ये कहूं यहां पर कि जैसे आपके पास संकरण है sp, कौन सा संकरण है sp, आप जानते हैं जब दो संकृत कक्षक मिलेंगे s और p तो आपके पास क्या बनाएंगे, और ध्यान रखना n की वैल्यू मिनिमम 2 तो होनी चाहिए, क्योंकि संकरण मतलब क्रॉस जो आप वहां पे पढ़ रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन, उसके लिए मिनिमम 2 वहां पर स्पीसीज का मिलना आवश्यक है। इसलिए मिनिमम यानी कि एक एस कक्षक और एक पी कक्षक भाग ले रहा है, एसपी संकरण है। इसकी आकृति कैसी होती है आपको पता है, एसपी की जो ज्यामिति है वो रेखीय होती है। कैसी होती है, रेखीय, इस तरह से लीनियर 180 डिग्री का आप जानते हैं एंगल होता है। ओके, ये आपने पढ़ रखा है दोस्तों। देखिए कब, जब आपने 11th क्लास में संकरण पढ़ा है, एन की वैल्यू है 2, कैसे निकालते हैं आपसे अभी ये सब चीजें अपन डिस्कस करेंगे जब इसकी एग्जाम्पल की प्रैक्टिस अपन करने वाले हैं तब। ओके दोस्तों, देखिएगा अब अपने पास में सेकंड n इक्वल टू, यदि आपके पास 3 होता है दोस्तों तो आपके पास में क्या होगा, sp2, यानी sp2 के लिए भी आप जानते हैं समतल त्रिकोणीय आकृति होती है। कैसी होती है, ये मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं दोस्तों जो आपने 11th में भी पढ़ ली। समतल त्रिकोणीय आकृति होती है, आप जानते हैं इस तरह से समतल त्रिकोणीय आकृति इस तरह की बनेगी और ये इस तरह से, ये जो एंगल है आपके पास में यहां पर 120 डिग्री का एंगल आता है। क्लियर है। अगर आपके पास में दोस्तों n की वैल्यू यदि 4 है तो sp3 आप जानते हैं संकरण आपके पास में हो सकता है जिसकी जो आकृति है वो आपके पास में चतुष्फलकीय होती है दोस्तों। कैसी होती है, टेट्राहेड्रल शेप होती है। ठीक है, देखिएगा इसके लिए sp लीनियर है, sp2 आपके पास में ट्राइगोनल, यहां पर आपके पास प्लेनर ट्राइगोनल है, और sp3 जो है दोस्तों टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय है। ये भी आप जानते हैं इस तरह की ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल जो है इस तरह की ज्योमेट्री होती है। बंद कोण जो है आप जानते हैं 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। क्लियर है। इसी तरह दोस्तों n इक्वल टू आपके पास 4, देखिएगा 4 में आपके पास 2 टाइप के स्ट्रक्चर हो सकते हैं। आपने आपको समावयवता आइसोमेरिज्म भी क्लियर किया था आपको, तो अगर आपके पास में ये है तो ये आपके पास dsp2 संकरण। ध्यान रखना n इक्वल टू यहां भी 4 है तो इसमें आपके पास जो आकृति होगी वो आपकी वर्ग समतलीय होगी। क्या होगी भाई, वर्ग समतलीय आकृति होगी। इस तरह से अपन वर्ग समतलीय आकृति यहां पे मेंशन कर देते हैं, ये लीजिएगा कुछ इस तरह की आपको आकृति देखने को मिलेगी वर्ग समतलीय। क्लियर है। और देखिए दोस्तों ये वर्ग समतलीय आकृति होगी, 90 डिग्री का एंगल आपको देखने को मिलता है। क्लियर है। ऐसे ही दोस्तों आपके पास में मान लीजिए n इक्वल टू 5 है तो आपके पास वर्गाकार पिरामिडीय या फिर अपन कह सकते हैं त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय sp3d के लिए आपने पढ़ा भी है 11th क्लास में। sp3d जब आपके पास हाइब्रिडाइजेशन का टाइप होता है sp3d तो यहां त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय आपको देखने को मिलेगी। इसमें भी dsp3 भी आपके पास में आता है, वर्गाकार पिरामिडीय भी आपके पास आती है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ओके, तो ये इस तरह की जो आकृति आपको देखने को मिलती है sp3d में। तो देखिए त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय आकृति कुछ इस तरह की आपको पता होगा दोस्तों, आपने पढ़ा है 11th में बहुत ही अच्छे से, ये आपके पास में है। ओके, यहाँ पर 120 डिग्री के आपको 3 कोण देखने को मिलेंगे और 90 जो पिरामिड है ये 2 आपके पास 90 के होंगे। क्लियर हो गया। तो देखिए दोस्तों ये जो टेबल है इसी को अपन ने आपके लिए व्यवस्थित रूप से मैंने अरेंज भी किया है जिसमें कुछ एग्जांपल्स भी साथ में लिए हैं, तो ये आपके सामने लीजिएगा। समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो sp रेखीय लीनियर, और ये एग्जांपल आपके पास में हो गया। ये एग्जांपल इसका कैसे होगा, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये कैसे पता चलेगा हमें कि इसी का एग्जांपल है दोस्तों। ये सारी प्रैक्टिस बहुत ही शानदार तरीके से हम करने वाले हैं, तो आप लोग बस इसके लिए इंतजार अभी थोड़ा सा वेट कीजिए। नेक्स्ट अपन इसी को स्टेप को लेंगे, एग्जाम्पल की जब प्रैक्टिस करेंगे सभी एग्जाम्पल्स को प्रूव, एक एक एग्जाम्पल को अपन प्रूव करेंगे यहाँ पर कि वीबीटी से ये कैसे आपको पता लगा कि sp है, रेखीय है, कैसे संकरण आया, कैसे उसका प्रकार पता लगा। एक बार जनरल इंट्रोडक्शन देख लीजिए, उसके बाद डिटेल में बात करेंगे। तो sp2 समतल त्रिकोणीय, sp3 चतुष्फलकीय, dsp2 समतल वर्गाकार। अभी बताया आपको जैसे 6 d2 sp3 है, ध्यान रखना sp3 d2 है, दोनों में आकृति अष्टफलकीय है, लेकिन एक आपके पास है निम्न चक्रण और एक आपके पास में है उच्च चक्रण संकुल। बाह्य कक्षक संकुल आपके पास में होते हैं, एक आपके पास आंतरिक कक्षक संकुल आपके पास में होता है। तो ये
दोनों क्या होते हैं इसके बारे में बात कर लेंगे, और ये कुछ एग्जांपल्स आपके पास में हैं। ओके, तो इस तरह से एक निश्चित संकरण के अनुसार उसको एक ज्यामिति मिल जाती है। जो अपना पॉइंट था दोस्तों उसको ध्यान में रखना है। क्या पॉइंट था? थर्ड पॉइंट था, रिक्त कक्षक संकरण द्वारा संकृत कक्षकों का निर्माण करते हैं जिससे लिगेंड अपना लोन पेयर दान करके केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ उपसहसंयोजी बंध बनाता है। इस प्रकार लिगेंड व संकृत कक्षक मिलकर संकुल अणु या आयन का निर्माण कर इसे एक निश्चित ज्यामिति प्रदान करते हैं। निर्माण कर इसे एक निश्चित ज्यामिति प्रदान करते हैं। ओके दोस्तों, तो इसे एक निश्चित ज्यामिति इन्होंने प्रदान कर दी। कैसे ज्यामिति? एसपी है तो ये है तो आपके पास इस तरह से एक ज्यामिति आपके पास मिल गई। क्लियर हो गया? ये ज्यामिति मिल गई। अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट के बारे में। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहे हैं अपने, देखिएगा वीबीटी से। ये वीबीटी का कैसा क्वेश्चन आएगा दोस्तों, ये भी आपको हम बताएंगे कि किस तरह का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। देखिएगा, तो पहले फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए, फर्स्ट, केंद्रीय धातु परमाणु अपने ऑक्सीकरण अवस्था के अनुरूप इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बना चुका है। सेकंड में अपन पढ़ चुके हैं कि वहां जो सेकंड पॉइंट था उसके अंदर भी अपन ने देखा कि रिक्त कक्षक उपलब्ध करवाता है वहां पर केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड को, वो भी देख चुके हैं, उसकी संख्या उपसंयोजन संख्या के बराबर होती है। और तीसरा पॉइंट भी अपन देख चुके हैं कि संकृत कक्षक के द्वारा, वो संकरण द्वारा संकृत कक्षकों का निर्माण कर उसको एक लिगेंड और संकृत कक्षक मिलकर संकुल यौगिक या अणु आयन बना चुके हैं जिनको एक नई ज्यामिति भी मिल चुकी है। अब देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है। यदि आपके पास में दोस्तों, यदि धातु के बाह्य डी कक्षक संकरण में भाग लेते हैं, ठीक है, पार्टिसिपेट कर रहे हैं बाह्य डी कक्षक, ठीक है, जो आउटर वहां पे डी ऑर्बिट है वो वहां पे अगर उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो क्या होगा? तो बाह्य संकुल कक्षक, इसको अपन आउटर कॉम्प्लेक्स यहां पे अपन कहते हैं बाह्य संकुल यौगिक, ठीक है, आउटर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इसको अपन कह सकते हैं बाह्य संकुल यौगिक, ठीक है, और इसी को कहते हैं अपन उच्च चक्रण। दोस्तों इसी को अपन कहते हैं उच्च चक्रण, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, उच्च चक्रण, ठीक है, संकुल यौगिक का निर्माण होता है। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों, यदि धातु के बाह्य डी कक्षक संकरण में भाग लेते हैं तो बाह्य संकुल यौगिक या उच्च चक्रण संकुल यौगिक का निर्माण होता है। ठीक है, निर्माण करते हैं। क्लियर है? का निर्माण करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा अपने पास में। नेक्स्ट पॉइंट भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। क्या है देखिएगा, अगर मान लीजिए दोस्तों फिफ्थ जो पॉइंट अपना क्या है, फिफ्थ पॉइंट अपना क्या है देखिएगा यहां पे, यदि धातु के आंतरिक, ठीक है, कौन से N-1D कक्षक संकरण में भाग लेते हैं। क्लियर? संकरण की क्रिया में या संकरण की क्रिया में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, संकरण की क्रिया में भाग लेते हैं तो बाह्य, तो दोस्तों देखना यहां पे हम कहेंगे तो, अब देखिए यहां तो बाह्य संकुल यौगिक थे, यहां पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, यहां अपने पास में हो जाएंगे आंतरिक। क्लियर हो गया? तो यहां लिखेंगे हम आंतरिक संकुल, क्लियर, आंतरिक संकुल यौगिक, और इसी को हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, निम्न चक्रण। वहां उच्च चक्रण था, यहां हो जाएगा निम्न चक्रण संकुल का निर्माण करते हैं, निम्न चक्रण संकुल का निर्माण करते हैं। एक एक पॉइंट को प्रूव करेंगे दोस्तों अपन इन सबको। ये जो पॉइंट अपन लिख रहे हैं ये 6 to 7 पॉइंट होंगे। एक एक को एग्जांपल की जब प्रैक्टिस करने वाले हैं तो हर एक पॉइंट को प्रूव करेंगे। देखना बड़ा ही मजा आएगा आपको। एक एक पॉइंट लगेगा कि हाँ सर ये पॉइंट इससे जुड़ गया, ये इससे क्लियर हो गया, ये इससे क्लियर हो गया। तो अभी देखिएगा, संकुल का निर्माण करते हैं, हो गया, निर्माण करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट अपना, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 6th नंबर की बात करता हूं यहां पे। तो 6th नंबर पे यहां नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करूं दोस्तों, तो ये अपने पास में क्या होगा देखिएगा,
ये भी आपको पता है दोस्तों, अपन पढ़ा भी चुके हैं, पहले भी आपको पता होगा, 11 में भी बहुत बार पढ़ा है। यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, संकुल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, तो कैसा होता है आपको पता है, वो आपके पास अनुचुंबकीय होता है और रंगीन होता है, कलरफुल होता है, वहां पर वो आपका पैरामैग्नेटिक होता है। क्लियर है? अयुग्मित अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यदि प्रेजेंट है और यदि उसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, युग्मित है, तो वो कैसा होता है, प्रतिचुंबकीय, डायमैग्नेटिक होता है और कलरलेस होता है। पता है? क्लियर? तो ये लास्ट पॉइंट भी अपन यहां पे मेंशन कर देते हैं। यदि संकुल में सेकंड लास्ट पॉइंट है दोस्तों अपना, संकुल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, क्लियर, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो वो कैसा होगा दोस्तों, तो कैसा होगा देखिएगा, वो आपके पास में क्या होगा भाई, अनुचुंबकीय होगा, अनुचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक होगा, अनुचुंबकीय होगा और अनुचुंबकीय के साथ साथ ही हम कहेंगे दोस्तों वो कैसा होगा, रंगीन होगा। कैसा होगा भाई, रंगीन होगा। वो संकुल यौगिक कोई ना कोई कलर होगा उसका, वो रंगीन होगा। ओके, कैसा होगा ये हम बाद में बात करेंगे। तो यदि संकुल में अयुग्मित अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यदि प्रेजेंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यदि है, तो ऐसा होगा। और इसी में यदि दोस्तों संकुल में, ध्यान रखना, संकुल यौगिक में आपके सभी इलेक्ट्रॉन क्या है, युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं या अयुग्मित नहीं है, ये मान लीजिए युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, अयुग्मित वहां पे n की वैल्यू, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है n, उनकी वैल्यू 0 है। मान लिए सारे युग्मित हैं, पेयर्ड है, कैसे पता लगेगा कौन से युग्मित होते हैं, क्या कैसे सर, हम कैसे समझे, सभी बातों का डिस्कस करने वाले हैं, बड़ा ही यहां ब्रीफ में अपन करेंगे इसको। अभी देखिएगा, ये आपका प्रतिचुंबकीय, डायमैग्नेटिक होगा। क्लियर है? ये प्रतिचुंबकीय होगा भाई। और कैसा होगा प्रतिचुंबकीय के साथ साथ, प्रतिचुंबकीय के साथ साथ दोस्तों ध्यान रखना है, रंगहीन होगा, रंगहीन, कोई कलर नहीं होगा उसका, कलरलेस होगा। क्लियर? ये भी पॉइंट आपको याद रखना था। क्लियर है? तो ये 6 पॉइंट अपने हो चुके हैं दोस्तों। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट जो अपना है 7वां इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए क्या कहता है आपके पास में, ये लीजिए, ये अपना दोस्तों है 7वां नंबर पॉइंट है। क्लियर? कि धातु के असंकृत इलेक्ट्रॉन युक्त, यानी कि संकृत की बात तो अपन कर चुके हैं, लेकिन जो असंकृत इलेक्ट्रॉन युक्त डी कक्षक जो आपके पास में है, लिगेंड के रिक्त बंदी या विपरीत बंदी कक्षकों से अति व्यापन करके पाईबंद बनाते हैं। इस व्यवस्था को, इस अरेंजमेंट को या इस क्रिया को हम पश्च बंधन, बैक बॉन्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बैक बॉन्डिंग। आपने यहां ये बैक बॉन्डिंग के बारे में भी केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर 11 में पढ़ा है कि एक पश्च बंधन, वहां डी पाई पी पाई वहां पढ़ा होगा आपने, बंधन जो आपके पास में था, इसे हम बैक बॉन्डिंग कहते हैं। ओके, तो पॉलिंग, देखिएगा ये जो पॉलिंग साइंटिस्ट है दोस्तों, जिसने वीबीटी के बारे में बहुत सारा ब्रीफ में डिस्कस किया था, वीबीटी के अंदर बहुत ही अहम भूमिका रही थी पॉलिंग की। तो पॉलिंग के अनुसार क्या है, पॉलिंग के अनुसार लिगेंडों द्वारा उपसहसंयोजन बंध बनाने के फलस्वरूप, जब लिगेंड उपसहसंयोजन बंध बना लेता है तो धातु परमाणु पर जो ऋणावेश एकत्रित हो जाता है, उसे कम करने का दूसरा जो उपाय है वो है आपका पाई बंध का बनना, जिससे वो जो ऋणावेश धातु आयन पर नहीं आ पाए, वो वहां पर कोई आवेश वहां पर नहीं आएगा, उससे एक उपसहसंयोजी बंध बन जाएगा। तो उस सहयोजी बंध के दौरान जब अपना लिगेंड है जिस पर ऋणायन है या लोन पेयर है, जब उसको डोनेट कर रहा है, तो उसको डोनेट करते टाइम उस समय धातु आयन पर ऋणावेश नहीं चला जाए, उसको कम करने का जो एकमात्र जो सही उपाय है दोस्तों, सबसे अहम, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। अच्छे स्टूडेंट जो हैं इन चीज़ों को छोड़ देते हैं, इस पॉइंट को कि इतना नॉर्मल, क्योंकि टीचर्स भी, काफ़ी टीचर्स, मैंने वीडियो आप लोग जो देखते रहते हैं, काफ़ी टीचर्स स्टूडेंट्स मिलते हैं कि सर हमने देखा था उसमें इस तरह की चीज़ें थी। तो दोस्तों ये जो आपके पास इस तरह की बातें हैं, इनसे आपको बचना है और एकदम परफेक्टली जो आपको मिलने वाला है या जो मिल रहा है अपेक्स यूट्यूब चैनल पर, इसी को आपको देखना है, क्योंकि बिकॉज ये एग्जाम में सटीक टू सटीक बिल्कुल 100%, यानी कि आपको केमिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स दिलाएगा। नीट और आईआईटी में भी आपका बहुत अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे। क्लियर? तो देखिए दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखना दोस्तों, साथ ही आपको यहां पर जनवरी में, वहां पर दोस्तों मैं कहूं आपसे कि 2021 की यदि मैं बात करूं तो आपको मेंस वहां पे देना है, और मेंस में आपको वहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी इसी पीपीटी, इसी पीडीएफ
पीडीएफ फाइल इसी नोटबुक से आपको डायरेक्टली वहां एज इट इज आपको देखने को मिलेंगे। देखना दोस्तों, तो हम दोस्तों देखिएगा यहां पर आपको कह रहे हैं क्या कि पॉलिंग के अनुसार लिगेंड द्वारा उपसंयोजन बंद बनाने के फलस्वरूप धातु परमाणु पर जो ऋणावेश एकत्रित हो जाता है उसे कम करने का एकमात्र जो उपाय है वो पाई बंद का बनना है। क्लियर है? अब देखिएगा ये बैक बॉन्डिंग हमने आपको बताई है, यहां पर जो आप केमिकल बॉन्डिंग 11th में भी अच्छे से देख चुके हैं। ओके, अब देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर संकुल यौगिकों में चुंबकीय गुणों की व्याख्या। दोस्तों यहां पर आप कहेंगे कि सर एग्जाम में क्या क्वेश्चन ऐसे आएगा कि संयोजकता बंध सिद्धांत को समझाइए, तो हमें वो जो 6 पॉइंट आपने लिखे हैं, ये जो 6 पॉइंट अरेंज किए थे, ये जो 7 पॉइंट आपने बताए, क्या एज इट इज कंप्लीटली हमें ऐसा लिखना पड़ेगा? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये इस तरह का बोर्ड एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन नहीं आने वाला। नीट आईआईटी में भी इससे क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, एक एग्जाम्पल संकुल यौगिक होगा और उसे कहा जाएगा वीबीटी के अनुसार इसको समझाना है, या वीबीटी के अनुसार बताइए अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है, या वीबीटी के अनुसार बताइए रंगीन है रंगहीन है क्यों है। तो ये सब बातों से रिलेटेड एक क्वेश्चन आने वाला है, तो उसकी प्रैक्टिस हम अभी करेंगे। ओके, तो सारे जो 7 पॉइंट आपने देखे हैं एक एक को वहां पर बिल्कुल आपके टिप्स पे हो जाएंगे, बिल्कुल हम उसको बहुत ही यूनिक तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं, तो बने रहेगा साथ में। अभी हम एक बार बात कर लेते हैं, एक छोटा सा वीबीटी में पॉइंट आया था ज्यामिति और चुंबकीय गुणों की व्याख्या करता है। दोस्तों एक बार मैं आपको याद दिला दूं अच्छे से, जब हमने वीबीटी शुरुआत किया था तो उसी समय अपन ने अंडरलाइन यहां पे मैंने आपको पॉइंट स्पेशली कहा था कि देख लीजिएगा कि चुंबकीय गुण और ज्यामिति की व्याख्या करता है। तो ज्यामिति के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, अब हम एक बार चुंबकीय गुणों के बारे में और बात कर लेते हैं। ओके दोस्तों, तो देखिएगा संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर संकुल यौगिकों में चुंबकीय गुणों की व्याख्या कैसे? देखिए दोस्तों, यहां पर हम कहेंगे कि संयोजकता बंध सिद्धांत वीबीटी, संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर, इसके आधार पर क्या करेंगे के आधार पर संकुल यौगिक में, आधार पर संकुल यौगिक में, संकुल क्लियर है, संकुल यौगिक में चुंबकीय या फिर अपन कह सकते हैं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ये ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कर संकुल यौगिक, ठीक है, ज्ञात कर संकुल यौगिक के चुंबकीय गुण की व्याख्या कर सकते हैं। ओके, संकुल यौगिक के चुंबकीय गुण की व्याख्या निम्नानुसार अपन कर सकते हैं। दोस्तों देखिए कैसे, चुंबकीय गुण की व्याख्या निम्नानुसार कर सकते हैं, व्याख्या निम्नानुसार की जा सकती है। ओके, देखिएगा किस तरह से करेंगे, की जा सकती है। ओके, निम्नानुसार की जा सकती है, किस तरह से लीजिएगा दोस्तों, देखिए कैसे करेंगे, ये आपके पास में है चुंबकीय आघूर्ण। दोस्तों चुंबकीय आघूर्ण निकालने का एक फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, यहां पे चुंबकीय आघूर्ण देखिएगा बहुत ही यूनिक है। चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण जिसको अपन आपको याद रखना दोस्तों, ये जो है म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और बोर मैग्नेटोन में इसकी वैल्यू आती है। क्लियर है, ये बोर मैग्नेटोन यूनिट है, बोर मैग्नेटोन में आती है वैल्यू। चुंबकीय आघूर्ण इक्वल टू क्या होता है, देखिएगा चुंबकीय आघूर्ण इक्वल टू होता है दोस्तों n+2 का रूट। क्लियर है, ओके दोस्तों, n+2 का आपके पास में रूट है, ये आपके पास में, इसके लिए अपन कह सकते हैं, इसी को ही प्रचक्रण मात्र सूत्र भी कहा जाता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं यहां पे क्लियरली। तो देखिएगा यहां पे अपन बात करें कि चुंबकीय आघूर्ण दोस्तों आपको निकालना है, मान लीजिए चुंबकीय आघूर्ण, तो इसे हम म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, और म्यू जो आपके पास में है दोस्तों, तो म्यू बी एम, ये जो आपके पास बी एम लिखा हुआ है, ये दोस्तों आपके पास में क्या है, बोर मैग्नेटोन, इसकी यूनिट है, मात्रक है, और n+2 आपके पास में होगा। क्लियर, तो देखिए दोस्तों ये जो है इस तरह से आपके पास में ये अपना फॉर्मूला बन चुका है। क्या अपने पास में फॉर्मूला देखिएगा कि चुंबकीय आघूर्ण इक्वल टू, चुंबकीय आघूर्ण इक्वल टू दोस्तों क्या है अपने पास में, म्यू बी एम इक्वल टू n+2। ओके,
क्लियर हो गया। अब यहां पर n क्या है दोस्तों, देखिएगा इसके लिए भी आपको ये भी मेंशन कर देते हैं साथ साथ में अपन कि n आपके पास में क्या होगा। ओके, देखिएगा n जो है यहां पर ये है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। ओके, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है दोस्तों, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू है यहां पे n। ओके, तो ये आपके पास में देखिए एक फॉर्मूला है जिसके आप इसी को ही प्रचक्रण मात्र सूत्र भी कहते हैं, बोर मैग्नेटोन यूनिट है। ध्यान रखना दोस्तों, n+2 n अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या है, जो हम वीबीटी से बहुत ही आसानी से पता लगा लेंगे दोस्तों। किस तरह से हम ये वीबीटी से पता लगाएंगे इस सब के बारे में अपन अभी पढ़ने वाले हैं। तो चुंबकीय आघूर्ण, ये ध्यान रखना, चुंबकीय गुणों के बारे में क्या पढ़ा है कि संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर संकुल यौगिकों के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, संकुल यौगिकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है दोस्तों, संकुल यौगिकों या यौगिक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कर संकुल यौगिक के चुंबकीय गुण की व्याख्या निम्नानुसार की जा सकती है। और कैसे कि आपके पास एक फॉर्मूला दोस्तों आपको दिया है, क्या है कि चुंबकीय आघूर्ण इक्वल टू n+2 का रूट आपके पास में है बोर मैग्नेटोन। ध्यान रखना दोस्तों, ये जो आपके पास में है बोर मैग्नेटोन इसकी यूनिट है। क्लियर है? ओके, और n जो है यहां पर ये आपके पास में क्या है भाई, ये आपके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है जो आपको यहां पे रखनी है। क्लियर? किस तरह का क्वेश्चन आता है देखिएगा, एक एग्जांपल, इसके लिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अपन कैसे हम ज्ञात करेंगे। ये लीजिए दोस्तों, पहला एग्जांपल है जिसके लिए n आपको दिया हुआ है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है दोस्तों। क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, n इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 3 आपको दिया हुआ है। ओके, तो देखिएगा म्यू bm बोर मैग्नेटोन में जो आपके पास यूनिट है इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n+2 का रूट आपको करना है। क्लियर दोस्तों? ओके, n+2 माइनस नहीं है, वो मिट गया है थोड़ा सा टेक्निकली, ये लीजिए प्लस है। ओके, तो म्यू इक्वल्स टू देखिए दोस्तों आपके पास में क्या आ जाएगा, ये लीजिए क्या आएगा, इसका आंसर क्या होगा देखिएगा, बहुत ही सिंपल सा था। ये लीजिए n की वैल्यू आपको दी हुई है 3। क्लियर है? देखिए दोस्तों ये प्लस है, आ गया ना आपका, तो n की वैल्यू है दोस्तों आपके पास में 3, तो यहां रखा 3 + 2, यानी कि आपके पास में आ गया 3 + 2 कितना होता है दोस्तों, 5 3 है 15, 15, यहां पे रूट 15 आपके पास में आ चुका है, यानी कि लगभग आपका 3.87 के आसपास ये वैल्यू रहेगी बोर मैग्नेटोन में। क्लियर है दोस्तों? तो देखिएगा इस तरह से आपके पास में क्वेश्चन फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है बहुत ही आसानी से, केवल आपको फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है और दैट आंसर आपका आपके हाथ में होगा। क्लियर? सेकंड देखिए, यहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोस्तों आपको दिया हुआ है, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, n जो दिया हुआ है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है। ओके दोस्तों, ये जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको दी हुई है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्लियर? अब देखिए दोस्तों, क्या वही सिंपल सा म्यू इक्वल टू क्या रखेंगे अपन यहां पे, n+2। ओके, देखिएगा यही अपन यहां पे रख देंगे फॉर्मूले में, n+2 का रूट। क्लियर? अब देखिए क्या करेंगे यहां पे दोस्तों, n+2 का रूट अपन ने कर दिया, तो देखिए म्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, म्यू इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है 4 + 2 का रूट। ठीक है, 4 2 कितने हो गए दोस्तों, यहां पर आपके पास में हो गए 6, यानी कि 6 4 है 24। ओके, तो ये आपके पास में आ गया रूट, ये आपके पास में हो गया दोस्तों 24, दैट मीन्स ये आ जाएगा 4.89 बोर मैग्नेटोन के आसपास आपके पास रहेगा आंसर। आप 24 रूट 24 भी लिख के आते हैं, ऑप्शन में मिलता है, तो वो भी आपके पास सही है। क्लियर है? अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट है आपके पास, फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर आप लोग दीजिए इसका कि आपके पास क्या आंसर आ रहा है, फटाफट सोल्व कीजिएगा, जल्दी फटाफट सोल्व कीजिए दोस्तों। आपके पास है CONS3 की होल 6 + 3, n इक्वल टू आपके पास में है 0। दोस्तों देखिएगा फॉर्मूला है म्यू इक्वल्स टू रूट n+2, आप जानते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है 0 दिए हुए हैं, तो जैसे ही आप इसमें रखेंगे 0 तो आपके पास म्यू की जो वैल्यू है दोस्तों वो आ जाएगी 0। कितनी आ जाएगी? 0। यहां दोस्तों म्यू जो है ये आपका आया है कितना, 4.89
3.89। यहां दोस्तों देखिएगा आपके पास जो म्यू की वैल्यू है ये आपके पास में आई थी कितनी, आपके पास में 3.87। क्लियर है दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर आपको देखिएगा एक और यहां पर मुख्य जो अहम बात है वो आपको जो ध्यान में रखनी क्या है कि अगर आपसे ये पूछा जाता दोस्तों इसके अंदर कि कौन सा अनुचुंबकीय है कौन सा प्रतिचुंबकीय है, यानी कि डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक के बारे में बात कर लेते तो वो भी हम बड़ी आसानी से बता देते। कैसे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहां पे n की वैल्यू कुछ ना कुछ है 3 है जो आपके पास में दोस्तों, तो ये आपके पास दोस्तों क्या हो जाएगा 3 से क्या हो जाएगा, ये आपका अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक है। क्लियर हो गई ये बात आपको, ये अनुचुंबकीय होगा और जो अनुचुंबकीय होता है वो कैसा होता है, रंगीन होता है। तो ये रंगीन होगा, कोई ना कोई इसका कलर भी होगा दोस्तों। ओके, सेकंड पॉइंट देखिए दोस्तों, सेकंड है इसमें भी आपको n इक्वल टू 4 दिया हुआ दोस्तों, n इक्वल टू 4 है, इसका मतलब n इक्वल टू 4 है तो ये आपका ये भी अनुचुंबकीय है, ये भी आपका दोस्तों क्या है, पैरामैग्नेटिक है। क्या है दोस्तों, पैरामैग्नेटिक। इसका भी कलर होगा, ये भी आपके पास रंगीन होगा। कैसा होगा, रंगीन। तो देखिए कितने आसानी से आप क्वेश्चंस को यहां पे कंप्लीट कर सकते हैं। यहां n की वैल्यू 0 है दोस्तों, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, दैट मींस ये आपका डायमैग्नेटिक, ये आपका प्रतिचुंबकीय होगा। क्या होगा भाई, प्रतिचुंबकीय, जिसका कोई कलर नहीं होगा, ये रंगहीन होगा। वेरी गुड, कमेंट सेक्शन में बहुत सारे बच्चों ने लिखा है सर रंगहीन होगा, कलरलेस होगा। वेरी गुड, एक्सीलेंट, गुड। अब देखिए हम बात करते हैं नेक्स्ट कैसा क्वेश्चंस। देखिए दोस्तों क्वेश्चंस को फटाफट, इस तरह का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है और आप फटाफट चुटकियों में क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे। देखिए कैसे, देखिए प्यारे बच्चों क्या करने वाले हैं, KMnO4 में Mn का चुंबकीय आघूर्ण आपसे पूछा गया है। ओके, कि Mn का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। Mn में यदि हमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पता लग जाए ना दोस्तों, तो हम ये बड़ी ही आसानी से कर लेंगे कि इसके अंदर म्यू इक्वल टू n+2 का रूट। ओके, तो देखिएगा दोस्तों KMnO4 में Mn का पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट का एक और तरीका लीजिए दोस्तों, O4। Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आप जानते हैं के कितने होते हैं दोस्तों, यहाँ पे +1 कितना होता है, +1। Mn का हमें निकालना है तो इक्वल्स टू क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, सॉरी x प्लस इसका कितना होता है -2 इंटू कितने हैं दोस्तों, 4 है, कितने हैं 4, तो -2 इंटू 4, क्योंकि ऑक्सीजन पे कितना होता है -2 इंटू 4, 4 है, तो इक्वल टू कितना हो गया दोस्तों, 0 हो गया। कितना हो गया, 0। तो देखिए +1 प्लस x माइनस 8 इक्वल टू 0, तो दोस्तों x इक्वल टू कितना आएगा, x इक्वल टू 8 माइनस 1, यानी कि x इक्वल टू आएगा 7। कितना आएगा दोस्तों, 7 आएगा। दोस्तों हमें पता लग गया, देखिएगा बहुत ही आसानी से, क्योंकि 11th में किया हुआ यार, बहुत अच्छे से अपन ने किया है। देखिएगा यहां पता लग गया अपने को क्या, कि यहां पर +7 है, Mn जो है वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। क्लियर है दोस्तों, तो Mn आपका +7 में है, तो ये लीजिए Mn का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +7 आपको पता लग गया। क्लियर। अब देखिएगा यहां पर ये प्रिंट ये आया नहीं था टेक्निकली वजह से, इसको 7 था, ये लीजिए मैं कर देता हूं, कोई बात नहीं आया तो अपन कर देते हैं। ओके, x की वैल्यू आ गई दोस्तों, यानी कि इसकी जिसकी ऑक्सीडेशन हमें निकालनी है उसको हमने क्या मान लिया था, x मान लिया था। तो x मान के हमने इसको x माना, इसका हमें पता था कि +1 होता है और इसके -2 होता है, इंटू 4 है, तो ये रख करके और वैल्यू इक्वल टू 0 करके हमने निकाल लिया बड़ी आसानी से। अब देखिए दोस्तों आपको पता है Mn का जो एटॉमिक नंबर है, चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकालेंगे, Mn का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है दोस्तों, 25। क्लियर है सभी को, वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया भाई। और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कितना होगा, ये भी आप जानते हैं क्या होगा, 18। ये आपको सिखाया मैंने। अगर किसी को कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं आता दोस्तों, आज ही जाकर के देख लीजिएगा, एक बहुत ही यूनिक ट्रिक थी आपके पास, आपको याद होगा, सुनो आपको वहां पे अपन ने ट्रिक पढ़ी थी, सलमान और सोनाक्षी दबंग मूवी के बारे में बात की थी। पूरी दबंग पर सारी स्टोरी है और बड़ी आसानी से आपको यूनिक तरीके से लिखना आ जाएगा। क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है, ये इसमें अपन ने सिखा रखा। आप उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पता लग जाएगा। और आपके पास में दोस्तों यहां था 4s2 आएगा और 3d कितना हो जाएगा, 5। क्लियर है, तो 18 तो इसके लिए हो गया, 18 to 20 और 25 है तो 25 कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों देखिए दोस्तों क्या करना है, Mn +7 का चाहिए, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन कम करने पड़ेंगे, 7। तो +7 के लिए 7 इलेक्ट्रॉन, पहले इसमें से 2 कम किए, फिर डी में से कम किए, तो 7 इलेक्ट्रॉन कम कर दिए। तो 7 इलेक्ट्रॉन कम कर दिए तो ये आ गया 18Ar, यानी कि ये आपके पास में बच गया। ये जो विन्यास दोस्तों ध्यान रखना, 18Ar का क्या होता है ये मैं आपको बता दूं, आपको पता है 1s2 2s2 2p6
3s2 3p6 18ar का मतलब ये है आपके पास। ओके, जो ऑर्गन का आपके पास विन्यास है 2 2 4, देखिए दोस्तों 2 और 2 4, और आपके पास में क्या है 2 2 4, 4 और 6 10, 2 12 और 6 18 कंप्लीट हो गए दोस्तों। 18 आपके पास में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, यानी लास्ट में 3p6, आप जानते हैं p में आपके पास में 3 यहां पर कक्षक है, तो एक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं दोस्तों। 3 में कितने आ गए 6। सारे इलेक्ट्रॉन दोस्तों कैसे आ रहे हैं दोस्तों, ध्यान रखना, सारे इलेक्ट्रॉन यहां युग्मित आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं, युग्मित, यानी कि सभी डबल डबल है, युग्मित है, सिंगल एक भी नहीं है। जो सिंगल होता है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। यानी एन की वैल्यू दोस्तों इस क्वेश्चन में कितनी आ रही है 0। एन की वैल्यू 0 है दोस्तों, तो देखिएगा म्यू इक्वल टू कितना आएगा, एन की वैल्यू 0 है तो दोस्तों म्यू इक्वल टू n+2 का रूट। फॉर्मूला भी आप जानते हैं बोर मैग्नेटोन में है, ये bm में आपके पास वैल्यू है, तो आपका जो म्यू है वो दोस्तों आएगा 0। कितना आएगा 0। वेरी गुड, बहुत ही सही आंसर आप लोगों का है कि n की वैल्यू यदि 0 है तो आपका आंसर क्या होगा 0। यानी KMnO4 में Mn का चुंबकीय जो आघूर्ण है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला। ये दोस्तों ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे देखा अपन ने, ऑक्सीडेशन स्टेट से अपने को ये पता लग गया कि Mn+7 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, और +7 से Mn का यहां पर अपन ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा। जिसको नहीं आता लास्ट वीडियो जाके फटाफट देख लीजिए, जो अपन ने कुछ टाइम पहले आपको बताया था, जिसके अंदर सलमान सोनाक्षी, ये ट्रिक थी, सलमान सोनाक्षी को मना रहे थे, कुछ इस तरह की बातें थी, दबंग मूवी के बारे में बात की थी, वहां से देख लेना। और ये दोस्तों Mn+7 का निकाल लिया, 7 में 7 इलेक्ट्रॉन कम करने थे तभी तो प्लस आएगा, ओके पॉजिटिव आएगा, तो यहां से 7 इलेक्ट्रॉन कम किए तो 18 AR बच गया। मतलब ऑर्गन का कॉन्फ़िगरेशन देखा, 18 का मतलब ये होता है। अब देखिए यहां पर 3p6 है, लास्ट में 3p6 है, मतलब पूरा कंप्लीट है। एक p में 3 ही आपके पास ऑर्बिट है, 3 वहां पे कक्षक प्रेजेंट है, जिनमें एक में 2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। युग्मित, सारे युग्मित हैं, n अनपेयर्ड अयुग्मित, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसी को कहते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सिंगल वाले को कहते हैं, यानी उसकी वैल्यू 0 है। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे दोस्तों, तो यहां हमने फॉर्मूले में वैल्यू रखी, तो वैल्यू रखते ही ये जो आपके पास म्यू की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई दोस्तों 0। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, वेरी गुड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फटाफट उड़ा दीजिए, क्या है Na+2 आयन का चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंट। फिर से आपसे म्यू यहां पर पूछा गया दोस्तों, और आप जानते हैं म्यू इक्वल टू n+2 का रूट। बोर मैग्नेटोन यहां यूनिट है दोस्तों, आपको पता है। और देखिए Na+2 का दोस्तों पूछा गया है, कितना आसान है। फिर से आपको यहां क्या आना चाहिए, Na का यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोस्तों आपको आना चाहिए। ये लीजिए 28 होता है, कितना है यहां पर, तो 28 एटॉमिक नंबर है, तो क्या आएगा 1s2। इस तरह से भी लिख सकते हैं आप पूरा कंप्लीटली, या शॉर्ट में आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 18। और जिसको ये नहीं आता दोस्तों, क्या करना है, सिंपल सा एक वीडियो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बना के आपको दे रखा है, आप उस वीडियो को देखिए, फटाफट कहीं भूल गए हो तो याद आ जाएगा। ये है 4s2 और 3d8, ये आपके पास में देखिएगा 18 to 20 और 18 सॉरी 28, तो 28 आपके पास में कंप्लीट हो गया। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उस वीडियो को जिस भी स्टूडेंट ने देखा है, जो भी मेरे प्यारे किसी साथी ने, फ्रेंड ने, स्टूडेंट ने, जिन्होंने भी उस चीज को देखा है, वो जो वीडियो जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का है, एक बार यदि आप लोगों ने उसको देखा है तो जिन्होंने देख रखा है वो कभी नहीं भूलेंगे। फटाफट उन्होंने कमेंट सेक्शन में आंसर दिए हैं, फटाफट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखा है उन्होंने अभी अभी। लेकिन जिन्होंने नहीं देखा वो ये गलती नहीं करे, दोबारा फटाफट आज भी वो इसको मिस करने की गलती नहीं करे, फटाफट जाके देख लें, जिससे आपका कॉन्फ़िगरेशन जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो लिखना आपको बड़ी आसानी से आ जाए। ओके दोस्तों, तो देखिएगा दोस्तों यहां पर ये हो गया। अब ये किसका, हमें किसका चाहिए यहां पर दोस्तों, Na+2 के लिए चाहिए हमें तो विन्यास। तो +2 का मतलब आपको 2 इलेक्ट्रॉन कम करने, तभी तो प्लस आता है। ये बात तो बहुत ही सिंपल है, जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो लीजिए दोस्तों, ये 2 कम कर दिए, पहले S में से कम होगा दोस्तों, ध्यान रखना। तो 3d8 आएगा, क्या आएगा दोस्तों 3d8। अब देखिए दोस्तों 3d8 की बात चल रही है, तो आपको पता है D में कितने आपके पास में 5 कक्षक, ये आपके पास 1 2 3, और ये दोस्तों ले लीजिए आपके पास में हो गए 5। देखिएगा कंप्लीट हो गए आपके पास में 5। इसको अरे सॉरी, यहां पे देखिएगा इस तरह से अपन ने 5 आपके पास कंप्लीट कर दिए, 4 और ये है 5। ओके, अब दोस्तों आपको कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप करने हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने फिल करने हैं, देखिए 3d8 8 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5।
6 7 8। दोस्तों देखिएगा यहां पर आपको पता लग गया कितना आसान है दोस्तों कि ये 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, n की वैल्यू है दोस्तों 2। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन को ही कहते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, जो आपको मेन कंडीशन Ni+2 पर देखना था। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है आपके n। ये आपके पास में वैल्यू जो है दोस्तों ये आ गई है आपके पास 2। तो ये वैल्यू आप इस फॉर्मूले में रख दीजिए। तो म्यू इक्वल टू क्या होगा देखिएगा 2 + 2, n की वैल्यू आपने रख दी दोस्तों। तो देखिए दोस्तों क्या आ गया आपके पास 4 × 2 = 8, यानी म्यू इक्वल टू आपके पास में आ गया √8 बोर मैग्नेटॉन। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है? ये आपके पास आंसर आ चुका है। क्लियर है दोस्तों? तो देखिए इस तरह से दोस्तों हम क्या कर सकते हैं कि चुंबकीय आघूर्ण वाले क्वेश्चंस को कंप्लीट कुछ ही पल में कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, तो देखिएगा दोस्तों यहां पर हमने बात कर ली। अब आपके पास में देखिए दोस्तों ये जो है नेक्स्ट, इस सिद्धांत की जो यहां पर मैं बात करूं, इस सिद्धांत की क्या क्या कमियां रही हैं, या मैं कहूं क्या क्या सीमाएं हैं, लिमिटेशंस क्या क्या हैं वीबीटी की, उन लिमिटेशन के बारे में बात कर लेते हैं। और देन उसके बाद हम वहां से जो आपके पास टेबल थी उस टेबल को वहां से उठाएंगे, यानी कि हम सब क्या करेंगे मिलकर के प्रैक्टिस करेंगे कि कौन सा वीबीटी के अनुसार कैसे कैसे आकृति ज्यामिति आएगी, क्या रंग आएगा, कौन सा चुंबकीय गुण पैरामैग्नेटिक, अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय आएगा। एक एक एग्जांपल को वहां पे करेंगे। ओके, तो पहले इसके सीमाएं अपन देख लेते हैं, लिमिटेशंस क्या क्या है। सबसे इसकी पहली जो सीमा थी देखिए दोस्तों क्या है, इसकी कुछ लिमिटेशंस रही। देखिए क्या आपको भी पता लग जाएगा क्योंकि आपने वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से मन लगा के यहाँ पे सुना है। और लाइक कमेंट में आप ये सारी चीजें लिख दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे आप सारी चीजें। तो देखिए दोस्तों क्या सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट आपने भी यहाँ पे नोटिस किया होगा दोस्तों, क्या कि इसके अंदर लिगेंड के बारे में कहीं बात नहीं की गई है। धातु आयन, धातु आयन, धातु आयन, केंद्रीय धातु आयन सबसे पहले वो अपने ऑक्सीकरण अवस्था के अनुसार इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्याग कर धनायन बनाता है, फिर उसको रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता है, फिर उससे लिगेंड क्या करता है, बंध बनाता है। लेकिन ज्यादा जो बात यहां पर की गई है वो की गई है धातु आयन के बारे में। याद है दोस्तों? क्लियर है आपको अच्छे से पॉइंट? तो सबसे पहले देखिएगा यहां पर हम लिखेंगे यह सिद्धांत, यानी कि इस सिद्धांत में क्या कमी रही, यह सिद्धांत या इस सिद्धांत में क्लियर, इस सिद्धांत में संकुल, या फिर अपन कहेंगे दोस्तों देखिए क्या, इस सिद्धांत में धातु आयन, क्लियर है, धातु आयन। ओके, ये थोड़ा सा वापस आ गया था तो डबल हो गया, कोई बात नहीं, ये लीजिए। इस सिद्धांत में धातु आयन पर विशेष ध्यान दिया गया है, जबकि विशेष ध्यान दिया गया है, जबकि दोस्तों क्या देखिएगा, जबकि लिगेंड के महत्व पर, ओके दोस्तों, जबकि लिगेंड के महत्व पर कोई उचित ध्यान नहीं दिया, महत्व पर उचित ध्यान नहीं दिया गया। ओके, ये इसकी पहली लिमिटेशन है, उचित ध्यान नहीं दिया गया। ओके, दूसरी लिमिटेशन क्या हो सकती है दोस्तों, दूसरी लिमिटेशन क्या हो सकती है दोस्तों, देखिएगा दूसरा पॉइंट, लिगेंड कौन सा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, कौन सा आपके पास वीक लिगेंड होता है, इस सिद्धांत ने ये भी नहीं बताया। तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा यह सिद्धांत संकुल यौगिकों में, या फिर लिगेंड, कौन सी लिगेंड, प्रबल, स्ट्रॉन्ग और वीक, यह सिद्धांत प्रबल लिगेंड व दुर्बल लिगेंड में विभेद नहीं कर सका। ओके, प्रबल लिगेंड व दुर्बल, एक होती है दोस्तों वीक लिगेंड, तो प्रबल व दुर्बल लिगेंड में विभेद नहीं कर सका। ओके दोस्तों, विभेद नहीं कर सका। ठीक है, इनकी जरूरत कहां पड़ती है दोस्तों, मैं आपको बताऊं, ये जो अपन ने पॉइंट पढ़ा था ना इसके अंदर, कौन सा, कि अपन ने यहां पे पढ़ा था एक पॉइंट कि इसमें आंतरिक कक्षक संकुल और बाह्य कक्षक संकुल। तो ये जो आंतरिक और बाह्य कक्षक संकुल की बात करते हैं दोस्तों, ये प्रबल और दुर्बल लिगेंड के आधार पर ही बनते हैं। कैसे बनते हैं बात करेंगे एग्जाम्पल प्रैक्टिस के अंदर। ओके,
तीसरा जो पॉइंट है देखिएगा दोस्तों, तीसरा क्या, ये संकुल यौगिकों की क्रियाविधि को भी नहीं बता सका। ठीक है, संकुल यौगिकों की क्रियाविधि को नहीं समझा सका। ओके दोस्तों, क्रियाविधि को नहीं समझा सका, नहीं समझा सका। क्लियर? और कौन सा कैसे रंग वगैरह कैसे होगा, रंग से रिलेटेड बात करें, कलर से रिलेटेड, तो उसके बारे में भी इसने नहीं बताया दोस्तों, इस सिद्धांत ने। ये भी इसकी एक कमी रही। तो देखिएगा यहां पर हम कहेंगे यह सिद्धांत संकुल यौगिकों के, यह सिद्धांत संकुल यौगिकों के रंग तथा स्पेक्ट्रा की व्याख्या नहीं कर सका। संकुल यौगिकों के रंग तथा, ओके दोस्तों, रंग तथा स्पेक्ट्रा, रंग तथा स्पेक्ट्रा की व्याख्या नहीं कर सका। ओके, व्याख्या नहीं कर सका। ठीक है, ये भी इसकी एक लिमिटिंग रही है, यहां पे कर सका। ओके, तो देखिए दोस्तों क्या क्या मेन पॉइंट है लिमिटेशंस के लिए। सबसे जो पहला इसका अंदर अपन बात करें, अहम जो पॉइंट है दोस्तों, यहां पर मैं बात करूं क्या, कि इस सिद्धांत ने धातु आयन पर विशेष ध्यान दिया गया, जबकि लिगेंड के महत्व पर उचित ध्यान नहीं दिया गया। दूसरा, यह सिद्धांत प्रबल व दुर्बल लिगेंड में विभेद नहीं कर सका, जो कि आंतरिक और बाह्य कक्षक संकुल जो बनाते हैं उसके लिए बड़ा ही योगदान रहता है, प्रबल और दुर्बल लिगेंड का नहीं बता सका। क्रियाविधि को नहीं समझा सका संकुल यौगिकों के अंदर। ये जो सिद्धांत है दोस्तों, ये संकुल यौगिकों में, ध्यान रखना, संकुल यौगिकों में रंग तथा स्पेक्ट्रा की व्याख्या नहीं कर सका। ओके, और देखिएगा नेक्स्ट पांचवा जो इसके लिए अपन कह सके एक स्पेशली पॉइंट यहां पे, तो दोस्तों क्या रहा, देखिएगा यहां पे मैं बताऊं आपको, फिफ्थ जो यहां पे पॉइंट है अपना, देखिएगा उसके लिए यहां पर फिफ्थ जो पॉइंट है दोस्तों, फिफ्थ पॉइंट, यह सिद्धांत आंतरिक व आपके पास दोस्तों जो आंतरिक और जो आपके बाह्य संकुल हैं, ध्यान रखना, उनकी व्याख्या भी नहीं कर सका, क्रियाविधि नहीं समझा सका। तो यानी कि यह सिद्धांत आंतरिक व बाह्य कक्षक संकुल की क्रियाविधि को नहीं समझा सका। बाह्य कक्षक संकुल यौगिकों की क्रियाविधि को नहीं समझा सका। यौगिकों की क्रियाविधि को नहीं समझा सका। क्रियाविधि क्लियर है दोस्तों, क्रियाविधि को नहीं समझा सका। ये कमियां इसकी रही, इनको भी अपन एक एक पॉइंट को एग्जाम्पल में क्लियर करेंगे दोस्तों, कि इसकी जरूरत हमें पड़ रही है अभी, लेकिन वीवीटी इसके बारे में नहीं समझा सका। तो जो कमियां रही उनको कुछ सीएफटी जो आगे हम पढ़ने वाले हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो आपका क्रिस्टलीय क्षेत्र सिद्धांत है, उसने इसकी कुछ कमियों को दूर किया है। लिगेंड के प्रबल दुर्बल लिगेंड का उसने वहां पे स्थायित्व वगैरह सब कुछ बताया है कि कौन विभेद भी किया है, प्रबल कौन सा होगा, दुर्बल कौन सा होगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मेन इसकी 5 कमियां आपको देखने को मिलती हैं, सीमाएं हैं, इसकी लिमिटेशंस रह गई यहाँ पे। क्या कि सिद्धांत ने धातु आयन पर विशेष ध्यान दिया, लिगेंड पर उचित महत्व ध्यान नहीं डाला, प्रकाश नहीं डाला इस पे। और यहां पर बात करूं तो ये प्रबल और दुर्बल लिगेंड में विभेद नहीं कर सका, संकुल यौगिकों की क्रियाविधि को नहीं समझा सका, और रंग स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका, कलर और स्पेक्ट्रा के बारे में नहीं बता पाया, और आंतरिक जो आपके पास यहाँ पे इनर स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं या जो आउटर स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं, उनकी क्रियाविधि को भी नहीं समझा सका। तो दोस्तों ये इसकी मेन कुछ कमियां रही, पॉइंट रहे, जो लिमिटेशंस हैं वो हैं। बने रहिएगा लगातार इसी तरह, और बहुत सारे दोस्तों को भी साथ में लेकर के आइएगा, और लाइक और शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों हमारे साथ अब तक बने रहने के लिए थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।